बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खास मुलाकात पे। और मैं हूं आप सभी के साथ छाया। आज हम बात करेंगे, ट्रांसजेंडर महिला हमारे साथ मौजूद हैं, गलामिका पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस खास मुलाकात में, खास चर्चा में आज वो हमारे साथ शामिल हो रही हैं। और सबसे पहले मैं उनका परिचय दे दूं। गलामिका जी बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में डिप्टी ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा उन्होंने अपना सफ़र तय किया है और इसके बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि किन किन परिस्थितियों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँची हुई हैं। और इस कार्यक्रम की चलिए शुरुआत करते हैं। गलामिका जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम जी, सबसे पहले बताइए, क्योंकि ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी आज आप इस मुकाम पर हैं, भिलाई स्टील प्लांट में डिप्टी ऑफिसर के रूप में, इस सफ़र को कैसे तय किया आपने? मैडम 2016 की बात है। घर में पैसे की बहुत क्राइसिस था। मेरी माँ का बहुत सारा तबीयत खराब रहता था, तो मुझे पैसे की ज़रूरत था और इलाज के लिए पापा ध्यान नहीं देते थे। तो मुझे लगा कि कुछ भी करूं, मैं अच्छे से जॉब जल्दी से लगाऊं। तो तब से मैंने सोचा कि कौन सा सिलेबस मुझे आता है, जो सिलेबस मैंने देखा कि जो सिलेबस में अच्छे से तैयारी करके तुरंत जॉब लगा पाऊँ। तो मैंने देखा कि मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो उसमें इंजीनियरिंग, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड तीनों को मिला के एक एग्ज़ाम होता है गेट। तो गेट एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी किया और उसके बाद मेरा रैंक आया था 1 to 9 ऑल इंडिया। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। जी बिल्कुल। तो जैसे कि समाज में लोगों की मानसिकता जो है थर्ड जेंडर को लेकर बहुत ही अलग है। लोग अलग नज़रिए से देखते हैं थर्ड जेंडर के लोगों को। कैसे, किन किन तिरस्कारों का आप सामना करके यहाँ तक पहुँची? मैम, तिरस्कार तो शुरू से ही था, लेकिन मैं अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करती थी और मेरी माँ का ही सपोर्ट था सबसे ज़्यादा, अनकंडीशनल था जहाँ तक उनका लिमिटेशन है। बाकी लोग सिर्फ जैसे कि सही टाइम में फ्रेंड हैं, दिखावे के लिए या कुछ कर दिए, थोड़ा सा दया कर दिए, कोई कितना करेगा किसी और के लिए। तो इसलिए मैं गॉड को प्रे करती थी और गॉड ने ऑलवेज एंजल के रूप में किसी न किसी को मेरे हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, केयर के लिए किसी न किसी को भेजा। तो मैं अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करती थी, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करती थी और माँ का थोड़ा सपोर्ट था, तो मैं आगे बढ़ती गई हूँ। और जैसे स्कूल से मेरा तिरस्कार की जैसे आपने बात किया, तो मैं जैसे बचपन था तो घर में मैं लड़की के कपड़ों में खेलती थी, जो फीमेनिन कॉस्ट्यूम होता है, तो उसमें खेलती थी। तो मैं मतलब 5 ईयर की एज में मैंने क्लास 1 में एडमिशन लिया था, जो सरकारी स्कूल था, वहाँ पे KG1 वगैरह नहीं था। तो घर में किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब लोग यही सोचते थे कि बच्चे तो खेलते हैं, मैं दीदी के साथ खेलती थी, तो मेरी सिस्टर के साथ, तो लोगों को लगता है कि चलो कोई लड़की जो भी कपड़े पहन रहा है, घर में खेल रहा है, बाद में सुधर जाएगा, ऐसे था। तो जैसे मैं स्कूल गई क्लास 1 में, तो घर वाले बोले अब तुमको बॉयज़ कॉस्ट्यूम में जाना है। और स्कूल में पीयर एंड टीचर्स का भी प्रेशर था कि ये इस टाइप का कपड़े मत पहनना। मैं मान गई, चलो घर वाले बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद मुझे ये सब काम में शौक था, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, इसी टाइप का काम में शौक था। तो वो चीज़ मैं लड़कियों से बेटर कर लेती थी ये सब काम में। तो मेकअप करना भी अच्छा लगता था, जैसे कि आईब्रो बनाना, जो जिस टाइप का जो काम मैं, जैसे कि मेरी भतीजी लोग थे, वो एज में बड़े थे, रिश्ते में भतीजी थे, मेरे सिस्टर लोग थे, वो लोग जैसा काम करते थे मेकअप वगैरह में, मैं भी वैसे ही काम करती थी। तो धीरे धीरे मना किए, तुम आईब्रो को नहीं निकाल सकते, या लिपस्टिक नहीं लगा सकते, नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते। तो मैं ठीक है, चलो घर वाले बोल रहे थे, मान गई। मैं सब चीज़ में अपने मैं ड्रीम को सेक्रीफाइस करती गई। फिर उसके बाद जैसे ही मैं इसी तरीके से मैंने 10th कंप्लीट कर लिया गाँव में ही। फिर 10th के बाद 11 12 गया, तो वो कहीं बाहर गई थी, तो बाहर और बोले घर वाली, मेरी सिस्टर यही बोली थी कि पूरी तरह तुमको फेमिनिन बिहेवियर को छोड़ना है, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में जा रही हूँ करके। तो उसके बाद मैं बॉयज़ हॉस्टल में गई। तो घर में मैं गांव में 10th तक मैं चला लेती थी काम, क्योंकि जैसे कि सरकारी स्कूल था और हम लोग अच्छे फैमिली से थे, हमारा रेपुटेशन था और मैं मतलब पढ़ाई में बहुत आगे थी। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि चलो ये अगर थोड़ा फीमेनिन भी है या थोड़ा अलग भी है तो चल जाएगा कर। फिर उसके बाद 11 12 में गई, तो वो थोड़ा सिटी चंद्रपुर शहर था, टाउन था, तो उतना वहाँ पे इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाले भी थे, तो वहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया। तो मैं बॉयज़ हॉस्टल में थी, तो वहाँ पे मुझे घुटन होता था कि बॉयज़ के बीच में मैं हूँ, मतलब ठीक से पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। मतलब और लोग यही बोलते थे कि चलो क्या बोलते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर लो, मतलब ऐसे बोलते थे। वार्डन तो यही बोलता था कि पढ़ नहीं पा रही थी। तो मुझे पता था अंदर से कि बॉयज़ के बीच में मैं घुट रही हूँ, मुझे क्या कि लिबर्टी चाहिए, जहाँ से मैं मतलब सांस ले सकूँ, तब
तो मैंने क्या किया कि फिर हॉस्टल छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद फिर मेरे घर वाले मुझे स्कूटी दिए थे, तो घर से ही आना जाना मैं करती थी। तो घर में मुझे फिर ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ा, मैं अपने से ही पढ़ ली सब चीज़ों को बिना ट्यूशन के, क्योंकि मुझे लिबर्टी चाहिए था। मतलब पढ़ाई से दिक्कत नहीं था, मुझे सिर्फ लिबर्टी चाहिए, ताकि मैं स्कूल जाऊँ, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, आके घर में रिवाइज करूँ, मुझे कोई कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं था। तो उसके बाद 12 हो गया। तो 12 के बाद भी मैं चाहती थी कि जैसे कि फैशन वर्ल्ड में जाऊं, डिजाइनर बनूं, मेकअप आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि वो मेरा मतलब इनर क्वालिटी था कि इस टाइप के काम में अच्छे से कर सकती थी। तो लेकिन फिर भी प्रेशर के कारण कि ये सब तो काम तो किन्नर टाइप के लोग करते हैं, हमारे खानदान को शोभा नहीं देता, ऐसे प्रेशर था घर से। तो मैं क्या की, फिर इंजीनियरिंग में प्रेशर से आई थी, मेरे सिस्टर का प्रेशर था और मेरे पापा का भी प्रेशर था। तो प्रेशर में मैं इंजीनियरिंग में चली गई। तो उसमें मैंने सोचा था मैं कंप्यूटर साइंस लूंगी, क्योंकि वो थोड़ा एडमिन या सॉफ्ट जॉब है कि चलो कि इंडस्ट्री से मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि पॉल्यूशन है, हाई टेम्परेचर है, हीट है, नाइट शिफ्ट में काम करना है। और कंप्यूटर साइंस में जैसे कि मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा होगा। तो फिर वो बोले कि वहाँ छत्तीसगढ़ में स्कोप नहीं है, जैसे हैदराबाद में है या पुणे में है, बेंगलोर में है। तो उनके कहने पे मैं मान गई कि चलो कुछ और ब्रांच लेती हूँ। और फिर सर बोले भी घर वाले कि अगर इंजीनियरिंग का जॉब तुमको कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो आगे सपोर्ट करेंगे, जैसे एमबीए हुआ, पब्लिक सेक्टर हुआ, या घर का बिजनेस भी खोल देंगे, ऐसे भी बोले थे। तो जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, तो इंजीनियरिंग की कहानी कुछ लाइन में बताना चाहती हूँ। वहाँ पे मैं सिर्फ अकेली रहती थी, इग्नोरेंस था, और वहाँ पे भी किसी को कोई मतलब नहीं था कि काम के टाइम पे आ गए। वहाँ पे मेरा एक बार सेक्सुअल सेक्स मतलब अटेम्प्ट भी हुआ था, अटेम्प्ट टू रेप भी हुआ था कॉलेज में, हॉस्टल में। एक लड़का था, वो लग रहा था कि ऐसे मतलब कि इस टाइप का रहता है, ऐसे चलता है, तो इसको बिना मतलब के बहलाऊं फुसलाऊं करके तो एक किया भी था। तो मैंने उसको मतलब वो क्या किया कि किसी मेरे रूम आया कुछ हेल्प के लिए, और बाहर से किसी और को लॉक करा दिया। अब वो मेरे क्लोज आ रहा था, कुछ ऐसे बात किया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पेन वेन था, जो भी था, मैंने बोला कि मेरे दोनों हाथ में पेन है, अगर तुम मुझे छूने की भी कोशिश किए तो तुमको देखना, तुमको ये लगेगा करके। तो फिर वो डर गया, फिर वो किसी को फोन करके दरवाजा खोल दिया। ऐसे हुआ था कॉलेज के साथ। तो उसमें मैं सही में बहुत डर गई थी। तो कॉलेज में भी बहुत सारे हुआ था कि जैसे मैं जिस टाइप के इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, जैसे कि लड़कियां कर रही हैं, जो भी इवेंट है, जिस टाइप के भी इवेंट है, मैं मुझे एज ए वुमन डांस करना था, अच्छे मतलब वो प्रेटी मतलब बारबी गर्ल बन के, तो वो सब मैं नहीं कर पाती थी अंदर ही अंदर। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई किया, बाकी मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे कुछ लोग मुझे समझने लगे। तो जब 8th सेमेस्टर में थी तो कॉलेज में मैंने सबको रिवील कर दिया कि मैं एक भले ही आप लोगों की नज़र में मेल हूँ, लेकिन मैं अंदर से फीमेल हूँ और मैं वही बनना चाहती हूँ करके। तो कॉलेज टाइम में उन्होंने सपोर्ट किया, चलो ठीक है, करो करो। उसके बाद कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्ते में हो गए। तो फिर उसके बाद मैं पापा को बोली कि पापा मैं एमबीए करना चाहती हूँ या कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ। तो वो ध्यान नहीं दिए। उसके बाद बोले कि जॉब करो करके। और मेरी माँ का उस समय बहुत ही तबीयत खराब रहता था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता था। तो मैंने क्या, पैसे की ज़रूरत है करके, और लोन भी ली थी मैं। तो पैसे की ज़रूरत है तो मैं एक प्राइवेट में ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा काम लेते थे, और उस हिसाब से मुझे पैसे मिलते भी नहीं थे। अब मुझे पता था कि मुझे मेरी माँ को न्याय दिलाना है, इलाज के लिए पैसे करना है, खुद ट्रांजिशनिंग करना है, बहुत सारा काम करना है। तो मैं क्या है कि जैसे इंडियन ऑयल में जाना चाहती थी कि इंडियन ऑयल में जैसे लग जाए, वहाँ के पैकेज उस समय समथिंग 11 लाख CTC था। तो मैं सोची कि इंडियन ऑयल में लग जाए तो 3 साल जॉब करूं, फिर पैसे कलेक्ट करके रिजाइन करूं, फिर मॉडल बनूं, ऐसे सोचा था मैंने। तो मैंने उसके लिए फिर प्राइवेट जॉब को छोड़ दिया और तैयारी किया घर में ही रह के। और मैं मेरे सिस्टर के घर में गई थी, 1.5 मंथ थी वहाँ पे, एक क्रैश कोर्स कोचिंग की थी। तो वो लोग भी मतलब ऐसा नहीं कि चलो फैमिली मेम्बर है, वो लोग भी मतलब ताना मारते रहते थे कि हम लोग तुमको रखे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे टाइप का। तो वहाँ पे सिर्फ 1.5 महीने रही, उसके बाद मैं छोड़ दी। वो कोचिंग 6 मंथ एक्सटेंड होने वाला था, लेकिन मैं 1.5 महीने करके खत्म कर दी। फिर NPTEL एक वेबसाइट रहता है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज का अच्छे क्वालिटी वीडियो रहता है। NPTEL जो प्रोफेसर गेट का पेपर सेट करते हैं वही लोग पढ़ाते हैं। तो मैं वो यूट्यूब से पढ़ी, और फिर एक अटेम्प्ट मेरा नहीं आया था, एक अटेम्प्ट 505 रैंक आया था। मतलब जब अटेम्प्ट दिया था, जब तैयारी करके, फिर अगली बार फिर मैंने हार नहीं माना, फिर से मैंने तैयारी किया, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा आया था 129 रैंक ऑल इंडिया। तो उसमें फिर मैंने अप्लाई किया था इंडियन ऑयल में, नाल्को में, बार्क में और सेल में, वाइजेक में, 5 जगह अप्लाई किया था। चारों पब्लिक सेक्टर है। और तो बार्क में तो नहीं हुआ, बार्क साइंटिस्ट
पोस्ट के लिए था, तो उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट इंटरव्यू होता है, वहाँ नहीं हुआ था। इंडियन ऑयल में रैंक नहीं आया था तो कॉल नहीं आया था। स्टील अथॉरिटी में हो गया मेरा सिलेक्शन, और वाइजेक का मैं मतलब नहीं गई, मुझे लगा कि कोई और साथी हैं उनको मिल जाए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सेल में मिल चुका था। जी तो जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका सफ़र रहा था, आपने बहुत ही स्ट्रगल भी किया, कॉलेज के दौरान भी आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे कि आपने फैमिली के बारे में जिक्र किया, आपके पिता जो हैं उनके बारे में भी आपने बताया, एक तरीके से गौटिया जिन्हें कहा जाता है गाँवों में, तो इस तरीके से आपकी फैमिली रही थी। कैसा रिस्पॉन्स रहा मतलब आपके पिताजी का जब आपने उन्हें ये सब बताया? कैसे उन्होंने आपको अपनाया? मैडम वो अपनाए तो नहीं है, उनको अभी भी पता चला है। और जैसे बहुत पहले से मैं बोली थी घर वालों को कि मुझे मतलब ब्रह्मचर्य की लाइफ जीना है। मैं ऐसे ही, जैसे कि मेरे एक प्रेमा दीदी हैं, वो क्या एक डॉक्टर हैं, तो खुद समाज सेविका वो अपने आप को डिक्लेयर की हैं, और वो अपने ही भाई के घर में रहती हैं, और भाई माँ पापा का अच्छे से केयर करती हैं। तो मैं भी वही सोची थी कि ठीक है, पापा की मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे जीना चाहती हूँ। तो ठीक से मतलब कि मुझे जीने नहीं दिए अपने से खुलकर, कि जैसे कि एक राइट रहता है, मैं भी उस फैमिली की मैं भी औलाद हूँ, तो मुझे बराबर का हक मिले। तो ऐसे नहीं था मेरे पापा का, मुझे क्या कि बहुत प्रेशर था। जैसे हमारा फैमिली एक ना पुराने सोच की है। जैसे दादाजी थे, वो जमींदार थे, उनके 2 बेटे थे, तो पापा अपने बड़े भाई को जस्ट लाइक गॉड मानते थे। जैसे कि राम भगवान है, लक्ष्मण जी राम भगवान है, पांडव लोग हैं, बिग ब्रदर इज लाइक गॉड। तो पापा का भी वैसे थिंकिंग था। तो वो क्या है कि बड़े भाई, हम लोग का अराउंड 160 एकड़ के लगभग था, 150 प्लस था। तो बड़े भाई उनका 60 एकड़ तो ऐसे ही ले लिए पापा से, मतलब बहला फुसला के, डरा धमका के, और पापा को कोई आपत्ति नहीं था उसमें। और उसके बावजूद भी जो भी बचा था उसका 1/3 ही मिला, बहुत मुश्किल से मिला था। तो पापा को मतलब बीबी बच्चों, उनका केयर बहुत कम था, कि बीबी बच्चों को वो समझते थे कि वो सिर्फ मेरी सेवा के लिए है। वो ये नहीं सोचे कि मैं पढ़ाऊं लिखाऊं, आगे बढ़ेंगे तब मेरा केयर करेंगे, खुद अगर देखभाल नहीं कर पाएंगे तो नौकर रख देंगे, नर्स रख देंगे। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि पढ़ लिख के बहुत आगे हो गए हैं, बिजनेस है या फिर नौकरी है, तो वो अपने माँ पापा के लिए 24/7 नर्स हायर किए हैं, उनका केयर के लिए, देखभाल के लिए नौकर हायर किए हैं, टाइम भी देते हैं। तो पापा का ऐसा नहीं था। पापा सोचे कि वो अनकंडीशनल केयर किए हैं अपने भाई के फैमिली को, अनकंडीशनल, जो चाहिए वो कर, अनकंडीशनल। तो पापा को ये वही एक्सपेक्ट था कि मैं और मेरी माँ उनके सेवक गुलाम बन के रहें। तो वैसे था। तो पापा को पहले भी कोई मतलब नहीं था, जो करना है करो, और उनको यही था, इनपुट देना नहीं है, आउटपुट लाओ, जहां से भी लाना है, जैसे लाना है। तो अभी भी, जैसे अभी मैं पैर छुई गाँव गई थी, तो पापा बोलते हैं मत छू, वो अछूत हो जाएंगे, ऐसे बोले वो। और पहले से भी कोई मतलब नहीं रहता था। कॉलेज टाइम में भी फोन नहीं उठाते थे, या फोन काट देते थे, और कुछ बात कर रहे तो उठ के चले जाते थे, ऐसे ही था पापा का। जी, तो समाज से जिस तरीके से आपने बताया कि पिताजी ने आपको स्वीकार अब तक नहीं किया है, आप फैमिली के बारे में बता रही, क्या कोई ऐसा दोस्त है जिसके जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हो उसका? और कोई ऐसा दोस्त होता है हमेशा हमारी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान होता है जो बैक सपोर्टर होता है, तो क्या किसी का ऐसा सपोर्ट मिला कभी आपको? हाँ मैडम, सपोर्ट तो बहुत मिला है। जैसे आपका चैनल, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे बात लोगों के बीच में रखने के लिए। हम लोगों को क्या है कि इग्नोर कर दिए जाते, नहीं सुनते हैं। तो जैसे मैं गॉड को प्रे करती हूँ तो गॉड ने किसी न किसी को एंजल के रूप में मेरी लाइफ में भेजा है, सपोर्ट मी, केयर मी एंड लव मी अनकंडीशनली। और सबसे ज्यादा सपोर्ट माँ का रहा है, और मैं अपने आप को भरोसा करती हूँ, गॉड को प्रे करती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, विद्या राजपूत मैडम है, सिद्धांत है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बिल्कुल एक तरीके से आप बिलीवर रही हैं, हमेशा से भरोसा करती आई हैं, और यही आपके सफलता का भी राज है। और जैसा कि पहले जो कानून थे उसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अब जो नए 1 तारीख से जो नया कानून लागू होने वाला है उसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से कॉलम रखा गया, मेल फीमेल के अलावा। इस पर क्या कहेंगे? आपके जो लोग हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा ट्रांसजेंडर्स के लिए ये फैसला? मैम, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर लोग 2014 से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे कानून की नज़र में। तो 2014 में नालसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एक थर्ड जेंडर या ऑप्शन भी रहना है करके। फिर उसके बाद 2019 में एक बिल पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा में, और 2020 में उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था जी। तो तब से है, तो धीरे धीरे जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ है। जैसे अभी धीरे धीरे कहीं पे वॉशरूम बन रहा है, तो कहीं पे थर्ड जेंडर का कॉलम आ रहा है, कहीं पे बहुत कम जगह पे रिजर्वेशन भी है। तो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि मेरी भी बहनें भाई जो लोग हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे। जी
विदेशों में थर्ड जेंडर्स को लेकर ज़्यादा कोई ऐसा कानून नहीं है, और कानून भी है तो वहाँ पर लोगों के लिए हर वर्ग के लोगों को वहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया जाता है। भारत में भी कई जगहों पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या लगता है आपको, कितनी विकास की यहाँ पर ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर बेहतर जो है सुविधा मिल सके और वो लोग अच्छे से यहाँ पर रह सकें? मैम चालू तो हुआ है, लेकिन क्या है कि अप टू द मार्क नहीं है। बाइनरी जेंडर है, मेल फीमेल, उनके कंपैरेटिव नहीं है। जी। तो जैसे यहाँ पे भी हम लोग प्राइड करते हैं तो उसका भी परमिशन गवर्नमेंट देती है। और गरिमा गृह है जहाँ पे ट्रांसजेंडर बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको निकाल देते हैं, उनका केयर नहीं करते, तो वो लोग आके रुक सकते हैं। और भी हम लोग सेल्फ इनिशिएट लिए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और जो भी ट्रांसजेंडर बच्चे जिनको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है उनको बात करते हैं, और हो सके तो उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि उनको आप जीने दो, अगर उनको वो जैसे हैं वैसे अपनाओगे तो वो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो आपको भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे हम लोग समझाते हैं। और छत्तीसगढ़ में आप बोले कि अभी भी जैसे मैं भिलाई में रहती हूँ, तो भिलाई में जैसे मैं जिन जिन लोगों से मिलती हूँ तो अभी 95% लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, और 5% तो वो तो ऐसे हर जगह रहते हैं कि जिन लोग जैसे कि एक सर थे, मेरे पुराने बॉस थे, तो मैंने उनको विश किया तो वो क्या बोलते हैं, तू मेरे नज़र से दूर हट जा, मेरे से बात मत कर, ऐसे बोले। जी, तो ज़्यादातर जगहों पर आपको एक्सेप्टेंस मिला है, स्वीकार किया है आपको लोगों ने, लेकिन आपकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव रही है, शुरुआत से ही आपको अच्छा माहौल मिला, पढ़ाई लिखाई में भी आपको कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन जो लोग शुरुआत से ही जिन्हें अलग कर दिया जाता है, जिन्हें निकाल दिया जाता है घरों से, ऐसे लोगों को क्या कुछ करना पड़ता होगा? आपको क्या लगता है, आपकी स्टोरी और उनकी स्टोरी मिक्स है या फिर अलग होती होगी, कि आपकी ही तरह उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो या कुछ लोगों को कम स्ट्रगल करना पड़ता हो? आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे घर से सपोर्ट मुझे स्कूलिंग तक ठीक ठाक था, स्कूलिंग तक मिला था। उसके बाद मैं सेल्फ डिपेंडेंट हुई, उसके बाद पापा ही सपोर्ट करना छोड़ दिए थे। तो तब मैंने देखा कि कैटरीना कैफ हैं, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई थी कि उनके फादर ने उनको जब सपोर्ट नहीं किया तो वो उनकी माँ और वो अपने दम पे आगे बढ़े हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल के बाद मुझे फादर का सपोर्ट बहुत कम मिला था। तो उसके और जैसे कुछ बच्चे रहते जिनको बचपन से ही घर से निकाल देते हैं, तो वो लोग जैसे कि कहीं भिक्षावृत्ति करते हैं या वैश्यावृत्ति करते हैं या इधर उधर भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या कोई उनको बेच देता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ही टफ होता है। तो गवर्नमेंट जैसे कि गरिमा गृह इनिशिएट की है, तो गरिमा गृह उनके लिए ऑप्शन है, वहाँ जाके रुक सकते हैं वो लोग। और बहुत सारा जैसे कि बहुत सारे एनजीओस है, जैसे अभी मैं देखी हूँ रायपुर में एक रत्नमाला फाउंडेशन करके है, वो ट्रांसजेंडर के लिए जॉब के लिए वो कोशिश कर रही है, तो वो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। तो और टीआई प्रोजेक्ट है, हर सिटी में रहता है, तो वो टीजी और एलजीबीटी लोगों को ही हायर करती है मैक्सिमम। तो टीआई प्रोजेक्ट वाले भी तो जब सरकार अब वैकेंसीज भी निकाल रही है लोगों के लिए, थर्ड जेंडर्स लोगों के लिए, और इसके बाद आपको क्या लगता है कि स्थिति में कितना सुधार आया है अब? मैम धीरे धीरे ही आता है, कोई भी चेंजेस इतना जल्दी नहीं आता है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे यूएस में भी अलाउ है सेम सेक्स मैरिज का, यहाँ पे इंडिया में अभी लीगली अलाउ नहीं है। लोग लिविंग इन रह लें या कुछ भी कर लें, लेकिन वो तो अलाउ नहीं है। तो वैसे ट्रांस केस के लिए भी धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आया है, तो एक दफ़ा तो ऐसे नहीं आ सकता। तो जी मैम एक और चीज़ है, जैसे उनको तो अलाउ है, ट्रांस ऑप्शन है, लेकिन क्या है कि उनको शुरू से ही वैसे माहौल नहीं मिलता कि वो घर में पढ़ सके, स्कूल में पढ़ सके। घर में भी दबाव रहता है, स्कूल में भी दबाव रहता है, कॉलेज में भी दबाव रहता है, तो वो दबाव में ही वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। तो उनको अगर उनका बेसिक राइट मिले, जो फंडामेंटल राइट मिले, तो वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है नीलिमा करके हैं, वो पहले मैंने देखा था, वो कहीं ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी, वो उन्होंने बताया अभी वो खुद बड़े पार्लर की मालकिन है। बहुत अच्छे पार्लर है, उनके पास इतने सारे कस्टमर जाते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि मेल और फीमेल्स के लिए जो ये समानता है यहाँ पर, और ट्रांसजेंडर्स लोगों को भी उसमें शामिल किया गया है, उनके लिए भी समानता आप देख पाती हैं? मैम समानता चालू हुआ है, बट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसमें टाइम लगेगा। जो भी समानता है, जैसे वॉशरूम का ही देख लीजिए, कहीं रहता है क्या यूनिसेक्सुअल वॉशरूम या ट्रांसजेंडर वॉशरूम, थर्ड जेंडर वॉशरूम कहाँ रहता है? रेलवे स्टेशन में मेल फीमेल रेस्ट रूम है। भले ही बाकी जगह हम लोग, बाकी जगह जो मैं तो लकी हूँ कि मैंने कुछ सर्जरी करवा लिया है, तो मैं
कंट्री के लिए एक वुमन हूँ, मैं वुमन वॉशरूम यूज़ करती हूँ, वुमन रेस्ट रूम यूज़ करती हूँ, मेरी आधार कार्ड में फीमेल है। लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं जो ना मेल में ना फीमेल में फिट हो पाते हैं। उनके लिए स्पेशली ज़रूरी है कि कोई या तो यूनिसेक्सुअल वॉशरूम हो या ट्रांसजेंडर की वॉशरूम हो, थर्ड जेंडर की वॉशरूम हो, रेस्ट रूम हो। तो ये सब फेस करना पड़ता है। जैसे मंदिर, बहुत सारे मंदिरों में है या कहीं भी लाइन रहता है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल की लाइन रहता है। तो मैं भी लकी हूँ कि फीमेल की लाइन में जा सकती हूँ। लेकिन जिस समय मैं ट्रांजिशनिंग कर रही थी उस समय लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज मैं नहीं थी, ना मेल ना फीमेल में आती थी। तो उस समय मुझे लग रहा था कि कहाँ जाऊँ। मैं उस समय ज़्यादा निकलती भी नहीं थी और ऐसी जगह जाती थी जहाँ जेंडर बेस कोई बायस ना हो। जी, पहले भी जैसे आपने जिक्र किया, आपने पढ़ाई के बारे में आपने पूरी तरीके से बताया कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसके बाद आपने ग्रेजुएट कैसे किया। आप बातचीत हमारी पहले भी हुई थी, इस दौरान आपने कहा था कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप और भी कोई तैयारी कर रही हैं आगे? आपने कुछ और सोचा है, कुछ और मुकाम पर पहुँचना है? मैम, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग किया है और मुझे क्या कि प्योर मैनेजमेंट जॉब चाहिए था। तो उसके लिए मैं अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए, डिग्री के लिए मैं MBA कर रही हूँ डिस्टेंस में। तो अभी 4th सेमेस्टर में हूँ और आगे मैं एक और सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहती हूँ बिजनेस एनालिटिक्स में। वो भी मुझे अच्छा लगता है। जी, जैसा कि ट्रांसजेंडर्स की जो लाइफस्टाइल है, आप को हम अलग तरीके से देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें ट्रेनों में या फिर पब्लिक प्लेसेस में जो लोग दिखते हैं कुछ मांगते हुए या फिर इस तरीके के जो लोग हैं, आपको क्या लगता है उनके अंदर एजुकेशन की कमी है? क्योंकि आप एजुकेटेड हैं और अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी रही हैं, इस वजह से आपकी एक अलग पहचान है, अलग इज्जत है। क्या आपको लगता है कि वो लोग भी अगर एजुकेटेड होंगे, अलग वो लोग भी लाइफस्टाइल प्रेफर कर सकते हैं, तो उनकी भी एक अलग पहचान होगी? हाँ मैम, इसके एग्जाम्पल भी हैं। एक मेरी फ्रेंड है, शायद नाम नहीं ले पाऊंगी मैं क्योंकि, तो वो पहले खुद ही बताई थी, घर से निकाल दिए थे। तो वो पहले मर्चुरी में सोती थी या सिग्नल पे ट्रेन में भीख मांगती थी, वैश्यावृत्ति भी की है और उसके बाद वो मॉडल भी है और बिजनेस वूमन भी है और एक अच्छे बिजनेसमैन से शादी भी की है। तो वो भी अच्छी लाइफ जी रही है। तो मेन यही बोलेंगे कि एजुकेशन की कमी है और अपॉर्चुनिटी की भी कमी है। जैसे हम लोग के स्कूल में भी बोलते हैं कि देखो देखो ये तो छक्का है, ये तो किन्नर है, तेरा तू कौन सा वॉशरूम यूज करेगा। लड़के लोग, जैसे मुझे बचपन में यही बोलते थे लड़के लोग, तू फीमेल में जा, ऐसे बोलते थे। तो मैं क्या करती थी कि जैसे घर से ही मैं वॉशरूम करके जाती थी और आके घर में ही वॉशरूम करती थी। मतलब मुझे वॉशरूम जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लड़के लोग यही बोलते थे तू फीमेल में जा। तो ऐसे सब तो मैं क्या कि थोड़ा अंदर से स्ट्रांग हूँ, तो ये सब सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ी हूँ। और कुछ लोग स्कूल ही छोड़ देते हैं, तो जब स्कूल छूट गया फिर घर वाले भी छोड़ दिए तो जॉब नहीं मिलता है, और जॉब डिग्री कर भी लेते हैं तो हम लोग को जॉब नहीं रखते। जैसे मैं एक इंटरव्यू दी थी JSW, जिंदल साउथ वेस्ट या जिंदल स्टील वर्क्स, दोनों उसका नाम है। सज्जन जिंदल जी की कंपनी है, बहुत बड़ी है, कर्नाटक का। तो उसके इंटरव्यू में मैंने बता दिया कि मुझे जेंडर डिस्फोरिया है, मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, सब चीज़ है, मैं लोगों से कम्पीट कर सकती हूँ, लेकिन मैं एज ए मेल लाइफ नहीं जी सकती, मुझे एज ए फीमेल वुमन लाइफ जीना है। तो मैंने उसको बता दी थी इंटरव्यू में। उसके बाद वो पूरा इग्नोर कर दिया, इंटरव्यूअर था वो। क्योंकि अगर सोचता ना चलो आप काम कर लोगे, किस टाइप का काम है, हमारे पास आपके लिए काम है कि नहीं है या कुछ फील्ड है, कुछ नहीं, सीधा उसने इग्नोर कर दिया। तो वही चीज़ है कि अगर पढ़ते भी हैं तो जॉब भी आसानी से नहीं लगता है। जी, बाकी थर्ड जेंडर्स की जो स्थिति है वो आपको भी पता है। क्या आपको क्या लगता है और कितना ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी के लिए अब एक रोल मॉडल हैं? जी, क्या लगता है? अगर जैसे ऐसे लोगों का कोई सपोर्ट नहीं रहता है, तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी बैक में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी मेरे पास मैं और माँ ही हैं, दो लोग ही रहते हैं। तो जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, मैं उनका अनकंडीशनल, मतलब उनके लिए मैं लोगों के सामने खुल के बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इसने मेरा ये किया, उसने मेरा ये किया। तो इसीलिए जैसे कि मेरा कभी तो कोई प्लान नहीं है कि किसी के साथ शादी करूं या अडॉप्ट लूं, ऐसा। तो मैं भी सिंगल ही हूँ और सिंगल ही शायद जीना चाहती हूँ। तो जैसे जो लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उनको टाइम केयर की जरूरत होगा तो मैं दे सकती हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड है कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको टाइम दे रही हूँ। तो मेरे पास अभी सिर्फ माँ ही है और मैं हूँ। तो अगर मुझे कोई केयर करेगा, सपोर्ट करेगा तो मैं उसको भी कर सकती हूँ। जी, कुछ ऐसा वाकया या ऐसा कुछ आपके साथ घटना घटी हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहती हैं तो बिल्कुल शेयर करिए।
मैम जैसा एक बताई थी कॉलेज में अटेम्प्ट टू रेप टाइप का हुआ था एक्सीडेंट, और वैसे होता रहता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जैसे कि वुमन का क्या रहता है कि सिंदूर है तो वो ऑलरेडी किसी के लिए बुक है, ऐसा हिंदुओं में यही माना जाता है। और दूसरा अगर अनमैरिज वुमन भी है तो वो क्या है कि हमारे घर में भी बेटियां हैं, लेकिन अगर ट्रांस गर्ल है तो लोगों की ये मानसिकता रहती है कि ये तो ऐसे लोग भिक्षावृत्ति करते हैं या वैश्यावृत्ति करते हैं। तो ऐसे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि कितना लोगे, चलोगे क्या, ऐसे टाइप का मैसेज करते रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि देखो, अगर तुम मेरे लायक हो गए तो मुझे डिजर्व करते हो गए, तब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अगर कोई भी हो, मैं ऐसे किसी के साथ तो नहीं चलूंगी ना। तो ये सब मेरे लिए आम बात है। बहुत सारे लोग वही मैसेज करते हैं। पहले क्या है कि मैं डेटिंग ऐप में मैंने आईडी बनाया था, तो अभी क्या है कि अब मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और लिंक्डइन में भी, यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल साइट है वहाँ पे भी लोग मुझे प्रपोज करते हैं। तो मेरे पास ये सब होता रहता है और रियल लाइफ में भी होता है। अभी क्या हुआ था, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से निकल रही थी तो एक लड़का आता है, मैडम आप बहुत सुंदर हो, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करना है, आपकी केयर करूंगा, आपको पूरा खुश रखूंगा। तो कोई अपने से आ रहा है, मुझे क्या है कि कोई अपने से आ रहा है तो मुझे उसको मतलब लात मारना सही नहीं लगा। मुझे लगा चलो अपने से बोल रहा है कि मेरा केयर करेगा, मुझे खुश रखेगा, तो ठीक है। मैंने बोला, मैंने अपने वो बोलता है ठीक है आपके कार में बैठ के बात करते हैं। तो वो और मैं कार में बैठ के बात कर रहे थे, तो जैसे ही मैंने गेट बंद किया वो अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हैं मुझे। तो मैंने बोली व्हाट इज दिस। मैंने उसको बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो तुम आ रहे हो फ्रेंडशिप करने के नाम से, तुम मुझे खुश करोगे ऐसे बोल रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो, तुमको पता है कि मैं एसेक्सुअल हूँ, मतलब तुमको पता होना चाहिए। मैंने अपने हर जगह डिक्लेयर कर रखा है कि मैं सोशल मीडिया पे कि मैं एसेक्सुअल हूँ, मुझे सिर्फ रोमांस, थोड़ा सा सेमी रोमांटिक टाइप रिलेशन ही अच्छा लगता है। तो इस टाइप का हरकत किया वो। तो ऐसे मेरे साथ बहुत होता रहता है, बहुत सारे लोग। जी, तो बिल्कुल आप कई तरह की आपने जैसा बताया, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आप यहाँ तक पहुंची। अभी भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे चैनल के जरिए, अपनी कम्युनिटी के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी ट्रांसजेंडर्स को, ऐसे लोगों को जो लोग अब भी सड़कों पर हैं, गलियों में हैं, यहाँ पर जा जाकर लोग को मांगना पड़ता है, या फिर स्टेशन में हम देखते हैं आमतौर पर। तो इनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए क्या उन्हें आप संदेश देंगे? मैम गवर्नमेंट से सपोर्ट है, लेकिन हम सबको उसको मानना है। जैसे हम सब समझेंगे कि ट्रांस भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो लोग भी इंसान हैं, तो ये धीरे धीरे आगे सुधरेगा। अगर हम ट्रांस को सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी रिटर्न में बहुत सारे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड का जो सिसजेंडर मेल है, सिसजेंडर वुमन है, या तो उनका मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ज़रूरत है कि भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया है तो मैं करती हूँ सपोर्ट करके। तो वो लोग मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं। तो अगर हम उनको मौका देंगे तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, और आपका भी वो भला ही चाहते हैं वो लोग भी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपका आगे का भी भविष्य है जो बहुत ही उज्जवल हो, और फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, एक खास मुलाकात में। तब तक के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।